हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है गैमीट का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, गैमीट प्लस जेनेसिस, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट और जेनेसिस का मीन्स मतलब है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन की सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि गैमीट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है। इसमें अलग अलग हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कब होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में सारा का सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाई विच डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म मैच्योर हेप्लॉयड गैमेट्स। देखिए, गैमेटोजेनेसिस की नॉर्मली जो प्रोसेस है वो मियोसिस के द्वारा ही होती है। मियोसिस आपने सुना होगा, अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। उसमें से जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लिमिटेड होता है। इसमें मेनली कहाँ होता है, वो जर्म सेल्स में होता है या गैमीट मदर सेल में होता है, आप कह लो। ठीक है, जिससे गैमीट्स बनते हैं उन्हीं पे ये लिमिटेड होता है। टेस्टिस और ओवरी में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, सिर्फ वही होती है मियोसिस की प्रक्रिया। तो वहाँ पे क्या होता है मियोसिस में, आपको पता है कि जो गैमीट्स जो आपका क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो उसमें डिप्लॉयड नंबर मियोसिस के बाद हेप्लॉयड नंबर में चला जाता है, हेप्लॉयड नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में वही दो गैमीट मिलके जाइगोट बनाते हैं और एक डिप्लॉयड संरचना या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल विभिन्न प्रोसेस के द्वारा, डिवीजन के द्वारा हेप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होती है और डिफरेंशिएशन के बाद एक हेप्लॉयड गैमीट्स का निर्माण करती है। इस सारी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। एकर्स बाई मियोटिक डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोसाइट्स इनटू वेरियस गैमीट्स और बाई माइटोटिक डिवीजन ऑफ हेप्लॉयड गैमेटोजीनियस सेल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। इसमें जो डिप्लॉयड गैमेटोसाइट होता है या गैमीट मदर सेल होता है उससे नॉर्मली क्या होता है, पहले आपको मियोटिक डिवीजन में पहला रिडक्शनल डिवीजन होता है, दूसरा इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो उसमें आप देखिएंगे तो जो गैमीट्स होते हैं, एक मियोटिक डिवीजन के बाद 4 गैमीट बनते हैं। इसमें अगर हम इस स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो अब 4 गैमीट बनते हैं। इस पर किससे, गैमेटोसाइट से या गैमीट मदर सेल से। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टी सेलुलर हेप्लॉयड phase in the life cycle between meiosis and gametogenesis is also referred to the alternation of generation। देखिए, यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द आ रहा है, देखिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म में दो फेज, अगर वो डिप्लॉयड है तो उसकी लाइफ साइकिल में वह अगर कोई हेप्लॉयड फेज आ रही है, तो उसको हम प्रोसेस को, उस ट्रांजिशन फेज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई हेप्लॉयड है, तो अगर उसमें डिप्लॉयड फेज आ रही है कहीं भी, चाहे जाइगोट हो या कुछ भी हो, वहाँ अगर डिप्लॉयड फेज आ रही है तो वो वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। जब नॉर्मल बॉडी सेल से कहीं भी किसी बॉडी ऑर्गेनेल का या किसी सेल का जो क्रोमोजोम नंबर है वो अगर कम हो या ज़्यादा हो, एन है तो 2n हो जाए या 2n है तो n हो जाए, इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नॉर्मली ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में ही दिखता है, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में ही ये दिखाई देता है। क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में नॉर्मल बॉडी डिप्लॉयड है और गैमीट हेप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनना मतलब एक जनरेशन में परिवर्तन हो गया, नॉर्मल सेल्स का स्वरूप परिवर्तित हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, सिंपली क्या हम कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस सिंपली क्या कह देते हैं हम, गैमीट फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इट अकर इन द गोनेट्स, ओवरी एंड टेस्टिस।
सबको पता है कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, टेस्टिस और ओवरी में होती है। गैमेट बनने की फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बन रहे हैं, ये प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस की। और ये होती कहाँ है, ये होती है ओवरी, फीमेल्स में ओवरी में और मेल्स में टेस्टिस में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर है एक्स्ट्रागोनेडल ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल। देखिए जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है उसका जो ओरिजिन है वो एक्स्ट्रागोनेडल है। एक्स्ट्रागोनेडल से तात्पर्य है कि जो गोनेड्स टेस्टिस और ओवरी के बाहर हो, ठीक है। उसकी नॉर्मली प्रीमोर्डियल जर्म सेल की ओरिजिन कहाँ होती है, एक्स्ट्रागोनेडल है, बाहर होती है। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ जर्म सेल बाय माइटोसिस। देखिए पहले सेल को तैयार किया जाता है, जो जर्म सेल है, जो गैमेटिक सेल है, देखिए वो डिवीजन के लिए तैयार हो रही है, डिवीजन के लिए हो रही है। तो नॉर्मली जो एक्स्ट्रागोनेडियल सेल्स होती हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स होती है, वही बाद में उसमें प्रोलिफरेशन का मतलब है उसमें परिवर्तन, उसको तैयार करना। जैसे आप किसी काम के लिए तैयार होते हैं, कहीं अगर आपको बाहर जाना है तो आप तैयार होते हैं, अगर आपको खाना खाना है तो आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, किसी भी काम के लिए प्रिपेयर। तो प्रोलिफरेशन का मतलब है काट छाट, उसमें बेहतर तरीके से उसे जर्म सेल के फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे एक कपड़ा है, आप उसे अगर शर्ट बना रहे हो या आप और कोई सूट बना रहे हो तो आप देखोगे कि उसको पहले काट छाट करके बेहतर कन्वर्ट करके उसे उस फॉर्म में लाया जाएगा। ऐसे ही एक्स्ट्रागोनेडियल सेल्स है जो ओरिजिन में बाहर थी, वो प्रीमोर्डियल सेल में जर्म सेल में कन्वर्ट हुई। उसके प्रीमोर्डियल सेल्स के प्रोलिफरेशन से, मैच्योरेशन से क्या हुआ, जर्म सेल बनी। किस प्रक्रिया के द्वारा, अभी माइटोसिस की ही प्रक्रिया चल रही है, समसूत्री विभाजन की ही प्रक्रिया चल रही। इसके बाद आएगी जो जर्म सेल है उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। और फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। देखिए नॉर्मली मियोसिस की प्रक्रिया से अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब क्रोमोसोम की संख्या जर्म सेल से आधी रह गई, किसमें, गैमीट्स में। फिर क्या होगा, जो फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर होंगी स्पर्म, क्या ये प्रोसेस कह जाएगी मैच्योरेशन की प्रोसेस। ये किस, स्पर्म ओवा और स्पर्मेटोजोआ में वो स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से भी और कार्यात्मक रूप से भी मैच्योर होंगे, ठीक है। नॉर्मली गैमेटोजेनेसिस 4 फेजेज में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस आप देख रहे हो कि गैमेटोजेनेसिस डिवाइड इनटू 4 फेजेज। एक्स्ट्रागोनेडल ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल सेल्स बनती हैं सबसे पहले, उसके प्रीमोर्डियल सेल के प्लोरिफरेशन से जर्म सेल्स बनी। जर्म सेल में माइटोसिस हुई, जर्म सेल में मियोसिस की प्रक्रिया हुई, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई, तो क्या बने, गैमेट्स बने, ओवा बने। और फोर्थ फेज में मैच्योरेशन हुआ, किस, वो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से मैच्योर हुए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से वो मैच्योर हो गए। गोनियल सेल्स आर डिजिग्नेशन गिवन बाय जर्म सेल बिफोर दे इंटर इन मियोसिस। गोनियल सेल की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी फेज है जब जर्म सेल मियोसिस में इंटर होने के पहले, एक जैसे कहते हैं कि मियोसिस और नॉर्मल सेल जो जर्म सेल है उसके बीच की फेज क्या है, उसे हम गोनियल सेल कहते हैं। उसको वो फेज कब दिखाई देती है, जब जर्म सेल मियोसिस में इंटर कर रही होती, उसके जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले। रिप्लिकेट माइटोटिकली, जो गोनियल सेल्स होती हैं वो माइटोटिकली समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित करती हैं, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल जाइगोट, जाइगोट के साथ एकदम कैसी होती हैं, समानता रखती हैं। व्हेन दे बिगिंस मियोसिस दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट एंड oocytes। जब इनमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, देखिए आपका यहाँ कह रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल टू तो ओरिजिनल जाइगोट। देखिए जो जाइगोट होता है 2n के समान, उनकी संरचना या क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल के रूप में वो किसके समान है, जाइगोट के समान है। जब इसमें मियोसिस की प्रक्रिया चालू होगी, मियोसिस की प्रक्रिया चालू हो रही है, जर्म सेल फिर गोनियल सेल और उसमें मियोसिस हुई तो वो हो जाएगी स्पर्मेटोसाइट और oocyte में वो कन्वर्ट हो जाएंगे अर्धसूत्री विभाजन के प्रक्रिया के
द्वारा। अब गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस की हम अगर बात करें तो यह दो स्वरूप में दिखाई देती है। पहला स्वरूप है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। ये किस में होता है? यह मेल्स में होता है। और oogenesis, ओवा फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज आल्सो कॉल्ड एज oogenesis या कॉल्ड एज oogenesis। ये फीमेल्स में प्रक्रिया होती है, ये ओवरी में कंप्लीट होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया टेस्टिस में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, हेप्लॉइड है। ठीक है, किससे? स्पर्म मदर सेल से बनेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होगी? टेस्टिस में कंप्लीट होगी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन सी फेजेज होती हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, किस किस फेजेस में वो कन्वर्ट होता है, कैसे वो स्पर्म मदर सेल से कन्वर्ट होकर एक मैच्योर स्पर्मेट का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स, स्पर्म फॉर्मेशन। आपको मैंने बताया कि यह वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल गैमीट या स्पर्म बनता है। इट अकर इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। देखिए, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अगर आप टेस्टिस की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। आप टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, उसके बीच में जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको आराम से दिखाई देगा अगर आप पिक्चर एक बार विजुलाइज करेंगे। ये थ्रेड लाइक शेप है, थ्रेड है, कॉइल्ड है संरचना, ऐसे ही जैसे स्प्रिंग टाइप संरचना है, उसमें धागे नुमा संरचना आपस में एकदम कॉइल्ड है। ठीक है, सेमनीफेरस पिट, अगर आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो जब टेस्टिस की संरचना पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, तब आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ पे ये प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो उसमें कैसा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का कैसा संरचना है, अभी आप समझ लीजिए कि ये एक धागे नुमा संरचना है जो आपस में एकदम पूर्णतः कॉइल्ड है। ठीक है, उसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। आप इस पिक्चर से देख रहे हो, नॉर्मल आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पूरा का पूरा आपको देखिए पूरी की पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है कि कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए पहले से ऊपर में दिख रहा है ल्यूमेन्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ल्यूमेन है, कैविटी है या जगह है किसकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। हम ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की संरचना देख रहे हैं। फिर ये देखिए स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स फिक्स है, अटैच्ड है, उससे जुड़े हुए हैं और वहीं पे बन रहे हैं। आप देख सकते हो ये सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स नर्व सेल होती हैं। ठीक है, ये नर्व सेल होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको? स्पर्म को। मैच्योरेटिंग स्पर्म को ये नॉर्मली क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन। नर्स, इसलिए इनको नर्व सेल भी कहा जाता है। फिर है स्पर्मेटिड्स। देखिए स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म बनने होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं उनको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटिड्स उसके पहले की प्रावस्था है जब वो बन तो गए हैं लेकिन संरचनात्मक रूप से और फंक्शनल रूप से भी मैच्योर नहीं हुए, उसके पहले की प्रावस्था है। और प्रावस्था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बने हुए हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। और देखिए फिर उसके बाद है स्पर्मेटोगोनियम। देखिए अगर नीचे से हम देखें, जर्म सेल सबसे पहले आएगी, स्पर्म मदर सेल या जर्म सेल, उससे बनेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से बनेंगे प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड्स और वो बाद में मैच्योर होके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये सारी की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हो रही है। ये सारी संरचना है। इसमें आप जो सर्टोली सेल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नॉर्मली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको नॉर्मली स्टिमुलेट करने का या फिर उसे उसका जो इंडक्शन होता है उसे प्राप्त करता है और वो
स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है FSH। फॉलिकुलर, चाहे आप मेल्स की बात करिए या फीमेल्स की बात करिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नॉर्मली एडिनोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोफाइसिस पार्ट से निकलता है। तो इसको सर्टोली सेल्स जो होती है वो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत मेजर रोल अदा करती है। जैसे आप कहते हो नर्स नॉर्मली जैसे उसके न्यूट्रिशन के लिए या उसके जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का काम कौन करती हैं? सर्टोली सेल करती है। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पिक्चर में नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मली स्पर्म इस सर्टोली सेल से अटैच्ड है। तो इससे देख सकते हो कि आप सर्टोली सेल उसे किस प्रकार से घेरे हुए हैं। जैसे एक मदर अपने बच्चे को पूरे न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है, उसकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करती है, वैसे ही सर्टोली सेल्स हैं। Spermatogenesis occurs from puberty to old age, producing immense number of spermatozoa at average rate of 1.5 million spermatozoa per minute। देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो प्यूबर्टी एज में चालू हो जाती है। प्यूबर्टी एज मतलब वही 12-13 साल एवरेज, ठीक है। नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जैसे ही एक बच्चा एडल्ट होने की फेजेस में आता है, ये नॉर्मली एज होती है 12 से 13 साल की। नॉर्मली उसी एज से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया उसके टेस्टिस में चालू हो जाती है और ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है लगभग 70 साल की उम्र तक। आप सोचिए 12 साल से लगभग 70 साल की उम्र तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है बहुत तेज होती है और काफ़ी ज़्यादा स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, प्रोड्यूसिंग इमेंस नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं और इनकी एवरेज रेट होती है, अगर इस एवरेज रेट की बात करें तो ये लगभग 1.5 मिलियन पर मिनट होते हैं। लगभग 15 लाख स्पर्म्स एक मिनट में बन जाते हैं। आप सोचो कि कितनी तेज रेट है और कितनी फॉर्मेशन की कितनी तीव्र प्रोसेस है ये। द स्पर्म विल नेचर इन द स्पर्म विल मैच्योर इन द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस भी स्पर्म टेस्टिस का ही एक भाग है, उसमें मैच्योर होते हैं। नरिश्ड बाय सर्टोली सेल, जो मैंने कहा था आपको कि ये सर्टोली सेल उसकी नरिशमेंट या उसकी देखभाल का काम करती हैं। अप टू 10 वीक, 10 वीक तक देखें, 10 वीक अबाउट नॉर्मल से 60-70 दिन का टाइम। आप अगर 10 वीक वैसे जोड़ोगे तो लगभग 70 दिन है, लेकिन 60 से 70 दिन के बीच में ये मैच्योर हो जाए। अगर उस बीच सर्टोली से इजोकुलेशन नहीं हुआ, स्पर्म बाहर नहीं निकला, तो क्या होगा? वो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा एपिडाइडमिस में, ठीक है। नॉर्मली एपिडाइडमिस में स्पर्म हाईली कंपैक्ट फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। हाईली कंपैक्ट फॉर्म में एकदम सॉलिड जैसे प्रेशर में कंपैक्ट करके उसे वहाँ पे स्टोर्ड किया जाता है। सर्टोली सेल वहाँ पे उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ह्यूमन एज 13 to 90 मेक बिलियंस ऑफ स्पर्म ए डे, ठीक है। ह्यूमंस की ये बात कर रहा है कि यहाँ 13 से 90 साल तक आराम से बना सकता है स्पर्म फॉर्मेशन की डेट है, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता। 12-13 साल से नॉर्मली 70। स्वास्थ्य के ऊपर भी ह्यूमंस के निर्भर करता है कि कब तक वो स्पर्म फॉर्मेशन करता है। पर एक थिंकिंग आती है, एक बात है कि जो मेल होता है वो अपने मैचुरेशन से, प्यूबर्टी एज से 12-13 साल से लगभग अपनी ताउम्र स्पर्म फॉर्मेशन कर लेता है। थोड़ा बहुत आप कह लो कि वो, पर एक एवरेज और हेल्दी अगर हम स्पर्म फॉर्मेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल 13 साल से लगभग 70 साल की उम्र तक वो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद वो कम हो जाती है या धीरे धीरे बंद हो जाती है, ठीक है। हर जगह हर किताब में अलग अलग प्रोसेस मिलेगी, कब कहाँ क्या, लेकिन हर आदमी में, हर मेल में ये वेरिएशंस अलग रूप से दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी में 70 साल है, किसी में 60 साल है, किसी में 80 साल है तो ये सारी प्रक्रिया चलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी में कब होगा, पर एक एवरेज बात करते हैं हम तो 12-13 साल से लगभग 70 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। द सर्टोरी सेल आर सराउंडिंग सेल्स दैट हैव सेवरल फंक्शन। जो सर्टोरी सेल्स होती हैं, आपको पिक्चर में भी अभी दिखाया गया था कि ये बहुत सारे फंक्शन करती हैं। सपोर्टिंग सेल हैं, देखिए उस स्पर्म को सपोर्ट करती हैं,
उसकी चाहे न्यूट्रिशन की बात हो या जो भी ज़रूरतें हैं उसकी उसकी पूरा का पूरा ख्याल रखने का काम करती हैं सर्टोली सेल। जैसे नर्स के बहुत सारे काम होते हैं, आप देखे होंगे हॉस्पिटल में नर्स बहुत सारे काम कर लेते, वो इंजेक्शन भी लगाएगी, मलहम पट्टी भी कर लेगी, आपको फल फ्रूट भी खिलाएगी, सारे काम वो कर लेती है, बहुत सारे काम वो करती है। तो आपको आपका पूरा ख्याल, ऐसे ही सर्टोली सेल्स होती हैं, वो स्पर्म का पूरा ख्याल रखती हैं और उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन नहीं है। दे फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर, न्यूट्रिएंट्स एंड सर्कुलेटिंग सब्सटेंस डू नॉट डायरेक्ट रीच द जर्म सेल। देखिए ब्लड टेस्ट बैरियर, यहाँ एक वर्ड आ रहा है ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या होता है हमारे ब्लड में, आपको पता है कि जो सुरक्षात्मक संरचना है हमारी, या कहें आप मोनोसाइट या लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं, तो जो WBC होती हैं जो सुरक्षा के लिए लगी हुई होती हैं, वो अगर ब्लड से टेस्टिस में चली जाएंगी तो आपको पता है कि आपका नॉर्मल बॉडी संरचना 2N है, ठीक है, आप डिप्लॉयड हो, पर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी के टाइप की संरचना है जो N के स्वरूप में है, उसका सेल संरचना कुछ अलग है। तो हमारे शरीर में जब भी कोई फॉरेन बॉडी आती है, हमारा सुरक्षात्मक तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसलिए टेस्टिस में टेस्टिस में बैरियर्स लगे होते हैं, बैरियर होते हैं सेल की डायरेक्ट, एक बैरियर, जैसे आप कह दो दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो या एक पॉलीथीन की, या कह दो आप एक बैरियर है, रोक है, जैसे आप नॉर्मल कहीं बैरिकेड्स लगा देते हैं कि ब्लड टेस्टिस के अंदर नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, WBC हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, और जो और है मोनोसाइट हैं, मैक्रोफेजेज हैं, जो भी आप बात करोगे, जो भी आपके सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएंगे, उसे टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है। जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सर्टोली सेल्स डिटरमाइन which substances reach द जर्म सेल। नॉर्मली देखिए जो सर्टोली सेल्स हैं वही डिसाइड करती हैं कि जर्म सेल तक कौन से पदार्थ पहुंचेंगे, कौन से नहीं पहुंचेंगे। मतलब ये सर्टिंग हाउस की तरह काम कर रही हैं, चुनाव करती हैं कि जो जरूरी चीजें हैं जर्म सेल के लिए, ठीक है, वो वहां तक पहुंचने देती हैं, और जो उनके लिए जरूरी नहीं है, जो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको वो वहां तक पहुंचाने नहीं देती, पहुंचने नहीं देती। द स्पर्मेटोगोनिया आर आउटसाइड द ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो स्पर्मेटोगोनिया है वह ब्लड टेस्टिस बैरियर के उस पार होता है, आउटसाइड में होता है, उस तरफ होता है। दे आल्सो प्रोड्यूस एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ये किसके लिए नेसेसरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्या होता है जब स्पर्मेटिड्स मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस मैच्योरेशन के लिए क्या एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जरूरी होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में जो मैच्योरेशन की प्रक्रिया होती है उसमें स्पर्मेटोगोनिया बहुत मेजर रोल अदा करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल संरचना है, आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर के उस पार है, ये 2N संरचना है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देख सकते हैं, वो भी 2N संरचना है, ठीक है। ये भी एक सवाल आता है, नॉर्मल आप बात करेंगे तो ये सवाल भी आता है कि इसमें से कौन डिप्लॉयड है और कौन हेप्लॉयड संरचना है। ऑब्जेक्टिव में काफी सवाल आता है।
तो ये देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक संरचना स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, जबकि फिर उसके बाद यहाँ पे डिवीजन होगा। आप नॉर्मल देखिएगा, एक चीज और आप नोटिस करिए, अगर पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, उससे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वह ज्यादा बड़ा है, साइज में बड़ा है, क्योंकि उसका डिवीजन होना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अकर इन प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट्स। तो इसमें जब पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन होगा। ये रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस का। और यहाँ क्या होगा, एन जो गैमीट वो जो जीनोम नंबर है वो आधा रह जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाएगा। फिर जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है या कहें कि इक्वेशनल डिवीजन है, उसके बाद आप देख रहे हो कि 4 स्पर्मेटेड्स बन रहे हैं, एन संरचना, ठीक है। अब स्पर्मेटेड्स उसके बाद मैच्योर होंगे और प्रीमैच्योर एकदम फंक्शनल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर होने के बाद वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी एन संरचना होगी। तो इस डायग्राम से आप स्पर्मेटोजेनेसिस को क्लियरली एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ एपिडाइडमिस में स्टोर्ड होंगे और वहां सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जब तक ये शरीर से बाहर नहीं निकल जाते हैं। अगर शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो फाइनली वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएंगे और वहां अपना उनकी क्या कहेंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर नए स्पर्म बनेंगे उसी मटेरियल से, या उसके जो जरूरी कंपोनेंट्स होंगे उनको ले लिया जाएगा और फिर वो नए स्पर्म की सिंथेसिस में जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है। आप इस डायग्राम को बेहतर याद करिएगा। सबसे ज्यादा यही डायग्राम अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक ये डायग्राम की फैक्टर है, और ये डायग्राम आपको आता है और आप इसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हो कि कौन 2n है कौन n है, ठीक है, कब म्यूटिक डिवीजन हो रहा है, कब म्यूटिक डिवीजन फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो रहा है, कब सेकंड म्यूटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है जो स्पर्मेटेड से लेके स्पर्मेटोजोआ, देखिए ऊपर वाली प्रोसेस जो है आप देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया से और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक की फेज है वो नॉर्मली क्या होती है, ग्रोथ फेज है, ग्रोथ हो रही है सेल की या प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है। उसके बाद डिविजनल फेज में आप देखो डिवीजन हो रहा है और फिर नीचे के जो स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का भाग है ये नॉर्मली मैच्योरेटिंग फेज है, मैच्योरेशन है, ठीक है। Spermatogenesis is the process by which male primary sperm cells undergo meiosis and produce a number of cells termed as spermatogonia, which the primary spermatocyte are derived। देखिए नॉर्मली क्या हो, स्पर्मेटोजेनेसिस ये कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की वह प्रक्रिया है जिसके बाद क्या बनता है, स्पर्म सेल्स बनती हैं, किसके द्वारा, मेयोसिस के द्वारा। इसमें क्या होगा, किसके प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ सेल टर्म्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। आपको स्पर्मेटोगोनिया बनता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। स्पर्मेटोगोनिया सबसे नॉर्मली क्या होगा, मदर सेल जो होगी मदर सेल में डिवाइड करेगी, मदर सेल जो है स्पर्म मदर सेल वो डिवाइड करेगी और स्पर्मेटोगोनिया को बनाएगी। इसी सेल में डिवीजन होगा तो फाइनली जाके स्पर्म बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक 2n संरचना, ये ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक की संरचना क्या है, ये 2n संरचना है। फिर इसके बाद देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगा, डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। each secondary spermatozoa into 2 spermatids young spermatozoa। फिर स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके दो स्पर्मेटिड्स या यंग स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे जो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो
कि जो संरचना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डिवाइड करके फिर से वो संरचना बना रहा है। फिर देखिए दीज डेवलप टू मैच्योर स्पर्मेटो आल्सो नोन एज स्पर्म सेल। ये मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद एक डेवलप्ड स्पर्म का निर्माण करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मली स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स give rise to two cells, the secondary spermatocyte and two secondary spermatocyte. By their subdivision produced four spermatozoa. देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपस में डिवाइड करके चार स्पर्मेटोटेड या स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं। ये सारी उसी स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन था ये पोर्शन। अब इसके आगे हम स्पर्मेटोगोनियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपकी संरचना है स्पर्मेटोगोनियम, उसके बारे में सारा का सारा डिटेल्स दिया गया है। इट इज एन इंटरमीडिएटरी मेल गैमेटोगोनियम, ए काइंड ऑफ जर्म सेल। देखिए मैंने कहा था जर्म सेल या मदर सेल है, ये एक इंटरमीडिएट सेल है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की सेल, जर्म सेल और नॉर्मल सेकेंडरी साइट के बीच की सेल्स है, ठीक है। डिप्लॉयड इन नंबर एंड 44 ऑटोजोम एंड 26 क्रोमोजोम। आपको पता है हमें 46 क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम में 44 क्या हो गए ऑटोजोम्स और 26 क्रोमोजोम, ठीक है। अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में XY क्रोमोजोम और फीमेल्स की बात करें तो XX। बाकी 44 ऑटोजोम्स मेल और फीमेल में समान नहीं होते हैं। इट इज वेरी स्मॉल एंड अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये नॉर्मली क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया वेरी स्मॉल होते हैं और डेवलपमेंट की फेज है। मैंने कहा था कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो काफी बड़ा है साइज में। आप पिक्चर में देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज में पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे बड़ी सेल्स होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जब स्पर्मेटोगोनिया छोटी सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी, ग्रोथ फेज में होगी, नॉर्मली वो जीवन फेज में रहती हैं। जीवन और एस आपको पता है, मैंने इंटरफेस पढ़ाया है। इंटरफेस में आप देखिएगा तो इंटरफेस की जो प्रोसेस है, इंटरफेस में G1, S और G2 तीन फेजेस इंटरफेस में है। इंटरफेस नॉर्मली ग्रोथ फेज के रूप में जानी जाती है। तो जीवन नॉर्मली जीवन फेज में नॉर्मली सेल क्या होती है, अपने साइज को ग्रोथ करती है। नॉर्मल जो एसेंशियल डिवीजन के बाद कोई भी सेल अगर डिवाइड करती है तो उसके साथ बाद का अपनी ग्रोथ करती है। तो ग्रोथ जीवन है मतलब ग्रोथ फेज फर्स्ट, एस है सिंथेटिक फेज और G2 है ग्रोथ फेज 2। तो जीवन में नॉर्मली प्रोटीन्स जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बनेंगे, नॉर्मल सेल्स ग्रोथ करके नॉर्मल मदर सेल के बराबर आ जाएगी। सेल में एस फेज में क्या होगा, नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज होता है। तो स्पर्मेटोगोनियम किस फेज में होते हैं, G1 और S फेज में ये होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड इन नंबर है, ठीक है। 44 ऑटोजोम्स एंड 26 है। इंक्रीज इन साइज अंडरगो इन G2। नॉर्मली जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो साइज में इंक्रीज कर रहा है, मैंने बताया उसमें G1 और S फेज कंप्लीट हो चुकी हैं और वो G2 फेज में है। अभी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपको कई बार बता चुका हूं कि ये नॉर्मल किस फेज में है, डिप्लॉयड है, PVA। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर लेते हैं, ये डिप्लॉयड है। देखिए मैंने कहा था कि डिप्लॉयड हो गया है, फर्स्ट म्यूसिस यहाँ हो गई है, इसमें 22 ऑटोजोम्स है, डबल स्ट्रीम एंड 1 सेक्स सेल है, ठीक है। 1 सेक्स क्रोमोजोम है प्रत्येक में, चाहे वो X हो चाहे वो Y हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कैन सी द क्लीवेज फरो। यहाँ पे आप क्लीवेज फरो में नॉर्मल देख सकते हो, क्लीवेज फरो वहां पे दिखाई देने लगता है। क्लीवेज फरो से तात्पर्य है ये डिवीजन जो फरो दब रहा है, सेल बीच से दब रही है क्योंकि उसको दो सेल्स में डिवाइड होना है। तो ये फरो फॉर्मेशन यहाँ से दिखाई देने लगता है। अंडरगोइंग मेयोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, ये सेकेंडरी रिडक्शनल डिवीजन में जाएंगे, मेयोसिस फर्स्ट में आएंगे, क्रोमोसोम रिड्यूस को हाफ नंबर हो जाएंगे, क्रोमोसोम आधी संख्या में जाएंगे। ये मेयोसिस का नेचर है। फिर स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड नंबर है 20। अब देखिए इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्रोमोसोम का नंबर है वो समान ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। डिप्लॉयड नंबर है 22 सिंगल स्ट्रैंडेड ऑटोजोम्स है और एक 1
सेक्स क्रोमोसोम है, अंडरगोइंग मेयोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होगा और 4 स्पर्मेटो जोवा का निर्माण करेंगे। इट इज ए मोटाइल स्पर्म सेल। देखिए मोटाइल से तात्पर्य है चलायमान या जो चल सके। आपको पता है कि स्पर्म जो होता है अपनी टेल की सहायता से चलता है, ठीक है, टेल की सहायता से मूव करता है। तो हेप्लॉइड सेल दैट it is a motile sperm cell are moving from the haploid cell that is a male gamete। इसमें टेल आ जाती है, मैच्योर हो जाता है, स्ट्रक्चरली मैच्योर हो जाता है, फंक्शनली मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इसे मेल गैमेट कहते हैं। इट जॉइन एन ओवम टू फॉर्म जाइगोट। जब ये जाइगोट से मिलेगा, जब वो ओवम से मिलेगा, इट जॉइन एन ओवम टू फॉर्म जाइगोट। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट बनेगा। मैच्योर्ड स्पर्म सेल आर रेडी टू फर्टिलाइज। जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है, मैच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पर्म सेल होती है, स्पर्म होता है, ये रेडी है किससे? फर्टिलाइजेशन के लिए। एक से या ओवा से फर्टिलाइजेशन के लिए पूर्णतः तैयार है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस थी किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब हम आगे देखते हैं oogenesis, ठीक है। oogenesis है मतलब ओवा फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन। ये फीमेल्स की ओवरी में कंप्लीट होता है। सारी प्रोसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जर्म सेल, ठीक है, एग फॉर्मेशन। oogenesis ओ मतलब होता है एग, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो oogenesis is the process of formation of the female germ cells। फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की या फीमेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। इसे एक फॉर्मेशन भी कहते हैं, एक का निर्माण कर होता है इस प्रक्रिया में। इट हैपेंस इन द ओवरी, ये ओवरी में होती है। आपको पता है फीमेल्स में 2 ओवरी होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। इट इज स्फेरिकल इन शेप। ओवरी आपको पता है स्फेरिकल शेप होती है, छोटी संरचना है, गोलाकार संरचना है। oogenesis began early in fetal life। देखिए यहाँ एक समझने की बहुत जरूरी समझने की बात होती है, वो है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नॉर्मली प्यूबर्टी एज 12 साल से लगभग कंटिन्यूसली 17 साल तक चलती रहती है। पर जो oogenesis की प्रक्रिया है, वो जो फीमेल जाइगोट है या कहें फीमेल का जो एम्ब्रियो है, उसमें ही ये बिगन हो जाती है। और ये सारी की सारी प्रक्रिया उसके जन्म के पहले ही पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रक्रिया बाद में चल रही है। लड़के जैसे जो बॉयज हैं या जो मेल्स हैं, उसके समान ये प्रक्रिया 12 साल से 17 साल से। फीमेल्स में ये प्रक्रिया उनके बर्थ के पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है। oogenesis की संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है, लगभग वो कंप्लीट नहीं हो पाती, एक फेज में वो रहती है। जैसे ही ओवा से वो जब ओवरी से वो रिलीज होते हैं तो वो अपनी वो फेज को कंप्लीट कर लेते हैं। पर आधी प्रक्रिया कहें तो ये शुरू तो न्यूनाटल में हो जाती है, जो क्या कहें ये एम्ब्रियो में ही हो जाती है। जब एम्ब्रियोनिक फेज होती है फीमेल एम्ब्रियो की, वहीं पे ये सारी फेज कंप्लीट हो जाती है। तो नॉर्मली जब ओवरी में बनते हैं तो लगभग 14 लाख ओवा बनते हैं। एक ओवरी में 14 लाख, दूसरे में 14 लाख। और जब ये प्रक्रिया होती है, जब फीमेल जो बेबी है वो जन्म लेती है, तब उसमें कोई प्रक्रिया नहीं चल रही होती है। फिर जब लगभग वो 12-13 साल में मैच्योर होती है, तो जब फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है और पूरे ओवा मैच्योर होते हैं, तो एक एक जो ओवा है या एग हैं रिलीज होते हैं प्रत्येक ओवरी से। 1 महीने इस ओवरी से, 1 महीने उस ओवरी से। ह्यूमंस की बात करें तो, ठीक है, 2 ओवरियां हैं आप देखोगे। तो एक महीने में इससे, 1 महीने उसमें से। देखिए अगर उसके मैच्योर होने की बात है तो जो नॉर्मल 14 लाख थे उसके एम्ब्रियो में जब वो जन्म ली, धीरे धीरे वो 12 साल के फेज में वो घट के लगभग 4 लाख रह जाते हैं। बाकी के फोलिकल्स नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम एट्रियाटिक फोलिकल्स कहते हैं।
तो 4 लाख ओवा बचे हैं और 4 लाख में से लगभग हर जब तक चलती है, मेनोपॉज नहीं आ जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक ओवरी से, ठीक है, एक ओवा इस महीने इस ओवरी से और दूसरे महीने इस ओवरी। तो ओवा ये रिलीज कब होते हैं? 12 साल से। नॉर्मल जो फीमेल्स में लाइफ साइकिल रिप्रोडक्टिव फेज होती है 12-13 साल से लगभग 45 तक, ठीक है। तो मीनार के या फिर मीनार जैसे स्टार्टिंग फेज को हम मीनार के कहते हैं और लास्ट वाले फेज को मेनोपॉज कहते हैं। तो उस फेज में ये सारे ओवा रिलीज होते रहते हैं। तो इस बीच में जितने ओवा, या तो जो वुमेन है फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए तो ओवा रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सारी जब वो 12 साल से 45 साल के बीच में पूरे के पूरे ओवा रिलीज होते रहते हैं और मेनोपॉज के बाद ओवा पूरे डीजेनरेट हो जाएंगे, एटियाटिक फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर फीमेल फर्टाइल नहीं रह जाएगी। ऑल oocytes formed in the female by are produced during the fetal life. Many of them degenerate with time and at birth the ovaries contain 2 million oocytes, ठीक है। 2 मिलियन अबाउट 2 मिलियन मैं कह रहा हूँ, मैं 14 लाख के अबाउट बता रहा था, यहाँ 2 मिलियन मतलब 20 लाख के अबाउट बता रहे हैं, पर वो कोई एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल एवरेज वैल्यू 14 लाख होती है, ठीक है। तो इस डाटा को आप सुधार सकते हैं। आल देखिए इसमें भी वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया कि ये पहले सबसे पहले फीटल लाइफ में ही कन्वर्ट हो गए हैं, उसमें से बहुत सारे डीजेनरेट हो जाते हैं जिनमें एटियाटिक फॉलिकल्स कहते हैं, और जब वो जन्म लेते हैं उसकी उम्र लगभग 2 मिलियन होते हैं। All the oocytes go into meiotic arrest when they reach the first meiotic division during fetal life। देखिए जो फेज कंप्लीट होती है कहाँ तक? फीटल में, ठीक है। फीटल में oocyte में वो मेयोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा और उसके बाद वो सेल्स उसी में सुप्तावस्था में चली जाएंगी, अरेस्ट हो जाएंगी और रुकी रहेंगी। कब तक? जब तक वो रिलीज नहीं होंगी ओवरी से, ठीक है। द प्राइमरी oocytes, ठीक है, प्राइमरी oocytes रिमेन इन द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अंटिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो प्राइमरी oocytes हैं, आपको पता है प्राइमरी oocytes आपने देखे, आप स्पर्मेटोसाइट से आप कंपेयर कर सकते हो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के, ठीक है, वो फेज में अरेस्ट रहते हैं या रुके रहते हैं। कब तक? जब तक प्यूबर्टिक एज नहीं आती, ठीक है, जब तक फीमेल मैच्योर नहीं हो जाती। When they are gradually released into complete meiosis and regular intervals known as ovarian cycle। ओवेरियन साइकिल्स में, ओवरी साइकिल्स में या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में वो रेगुलर इंटरवल में रिलीज होती है और उसी फेज में ये मैच्योर होती है। आगे की प्रोफेज जैसे अरेस्ट है, जैसे ही ओवरी से वो रिलीज होंगी तो उसमें प्रोफेज की फेज रिलीज होने की तैयारी होगी, तो वो प्रोफेज के आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगी और फिर ओवा एक मैच्योर होगा, रिलीज होगा, ठीक है, लोफियन ट्यूब्स में। ऑन द एवरेज ओनली वन oocyte मैच्योर ईच साइकिल। मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओवेरियन साइकिल्स में एक ओवा रिलीज होगा, which occurs at the approximately monthly intervals so that the all amount of oocytes will be evaluated is about 500 oocytes in the life cycle। अगर पूरे oocytes देखिए एक महीने में एक oocyte निकल रहा है बॉडी से, ठीक है, एक निकल रहा है। अगर पूरी बॉडी में ये एवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी लाइफ साइकिल में चलती रहे तब भी लगभग 500 oocyte बॉडी से निकल पाएंगे, पर मैंने कहा कि लगभग 4 लाख होते हैं। तो आप ये इसको ये नहीं समझिए कि आप फीमेल्स के पास बहुत कम oocytes हैं। स्पर्म आप करिए, मेल्स में बहुत से स्पर्म्स हैं, लगभग 15 लाख पर मिनट बन रहे हैं, पर मेल्स की बात करिए, फीमेल्स की बात करिए तो मात्र 500 oocyte पूरी बॉडी में निकल, पूरी लाइफ साइकिल में निकल पाते हैं। तो है इनके पास कितने? 4 लाख। तो इसलिए परेशान, ये टेंशन की बात नहीं है कि कितनी है कैसा है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे, ठीक है। तो नॉर्मल ये फेज है oogenesis की, ठीक है। इसमें आप टूयन देख रहे हो, oogoनियम है, ठीक है, ओवरी में ये सारी प्रोसेस हो रही है, oogoनियम है, ठीक है। oogoनियम क्या है? फिर oogonia बना रहा है, टूयन है ये भी, इसको आप नॉर्मली स्पर्मेटोगोनियम से और फिर इसको सेकेंडरी oocyte से
कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देखिए प्राइमरी जो साइट है, जो प्राइमरी साइट है सेकेंडरी साइट से प्राइमरी साइट जब बन रहा है तो वहाँ पे नॉर्मली इन फेज है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, पिक्चर में वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ की प्रक्रिया देख सकते हो। बिफोर अर्थ और बिफोर बर्थ की आप बात करो तो देखो कि जो प्राइमरी साइट है वो प्रोफेज की अवस्था में है अभी भी, प्राइमरी साइट, ठीक है, ठीक है, वो 2n है और प्राइमरी बिफोर बर्थ वो प्रोफेज में अटका हुआ है। आफ्टर बर्थ ओवरी में ही है, पूरी पॉकेट हो रही है। तो जो प्राइमरी साइट डिवाइड करेगा, ठीक है, तो एक सेकेंडरी साइट बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है, एक पोलर बॉडी बनेगी, दो हो गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक पोलर बॉडी बनती है जब प्राइमरी साइट डिवाइड करता है तो एक क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट से के साथ क्या बन रहा है, एक पोलर बॉडी भी बन रही है। फिर जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये मियोसिस सेकंड की फेज है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की फेज देख सकते हो आप। जब वो फिर से डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, ओवम बनेगा और फिर एक क्या निकल जाएगा, फिर से एक पोलर बॉडी निकली। देखिए पोलर बॉडी ओवम में अगर ओजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो ओजेनेसिस में नॉर्मली ह्यूमंस में कहते हैं कि 3 पोलर बॉडी बनती है। जो पहली पोलर बॉडी बनी थी वो बाद में डिवाइड करके 2 में चली जाती है। जैसे ये नॉर्मल जो सेकेंडरी साइट है उसके समान ही है, लेकिन जो पोलर बॉडी होती है, देखिए हमें यहाँ जाइगोट का नंबर, मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पोलर बॉडी है वो क्यों बन रही है। देखिए जो एग होता है, एग में जीन जो उसका जीन है या जीन का नंबर है, गेमेटिक नंबर है, वो तो उसे आधा करना है, क्रोमोसोम का नंबर आधा करना है, लेकिन जो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, उसे हम कम नहीं कर सकते क्योंकि मेन जो साइटोप्लाज्म स्पर्म से तो आने का न्यूट्रिशन की सारी जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे, ओवा पूरी करेगा। तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म वो किसमें चला जाता है, एक सेकेंडरी साइट में, एक पूरा का पूरा आधा बस किस में जाएगा, पहले एक चला जाएगा सेकेंडरी साइड में और दूसरे में कुछ भी नहीं जाएगा। दूसरे वाले जो पोलर बॉडी है उसमें सिर्फ आधा क्रोमोसोम जाएगा, उसके पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होगा। तो क्या होगा, इससे जैसे स्पर्म आ रहा है, स्पर्म के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, तो जो ओवा है वो बड़ा होता है, उसके पास पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए जो पोलर बॉडी वो नॉन फंक्शनल होती है और इसीलिए ओजेनेसिस की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवा बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडी बनती है। पहली वाली जो पोलर बॉडी बनी है मियोसिस फर्स्ट वाली, जब प्राइमरी साइट डिवाइड करता है तो फाइनली वो डिवाइड करके 2 पोलर बॉडी बना लेती है और एक सेकंड मियोसिस सेकंड की पोलर बॉडी भी डिवाइड करके जब डिवीजन होता है इसका मियोसिस सेकंड तो उसमें एक पोलर बॉडी बन जाती है। तो इस प्रकार कुल 3 पोलर बॉडी बनती हैं और एक फंक्शनल ओवा बनता है। इस पूरी पिक्चर को आप विजुलाइज कर सकते हैं, इससे समझ में आ रहा है। ओगोनिया फिर मेनी ओगोनिया बना है, थोड़ी डेवलप हुई। फिर देखिए प्राइमरी साइट काफी साइज में बड़ी है, जीवन फेज एस फेज वहां पे कंप्लीट हुई। फिर ये उसके वो प्रोफेज प्रावस्था में अरेस्ट थी बिफोर बर्थ, और जब प्यूबर्टी की एज आई तो फिर से प्राइमरी साइट डिवाइड किया तो एक पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी साइट बना। फिर सेकेंडरी साइट डिवाइड किया तो एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है, इससे आप समझ सकते हो कि पूरी ओजेनेसिस की प्रक्रिया इस तरह से कंप्लीट होती है। आगे हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ओगोनिया में ओगोनिया डिप्लॉयड है, 44 नंबर्स है, ऑटोजोम है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। वही सारी प्रक्रिया जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में थी, वहां स्पर्मेटोगोनिया था, हाँ ओगोनिया है, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी काफी छोटी होती है और किसके प्रोसेस में, विकास के प्रोसेस में, डेवलपमेंट में, जीवन और जैसे सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं इसके वैसे ही हैं जैसे स्पर्मेटोगोनिया के थे। जीवन में मैंने कहा था ग्रोथ हो रही है, इसमें डीएनए कॉपी हो रहा है। प्राइमरी साइट इट इज सेल वेज प्राइमरी फंक्शन इज टू डिवाइड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसका प्राइमरी फंक्शन जो प्राइमरी साइट है उसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन कि ये मियोसिस के द्वारा डिवाइड करे। नॉर्मली इसका साइज मैंने कहा था कि काफी बड़ा
हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है और ये नॉर्मली G2 में रहता है। ठीक है, आल्सो डिवाइड डिप्लॉयड 44 ऑटोजोम्स है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, इंक्रीज द साइज। इसमें G1 S और G2 सब कंप्लीट हो चुकी हैं, G2 फेज में है, डिवीजन के लिए तैयार है। जो सेकेंडरी साइट है, अंडर को म्यूसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, म्यूसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, और इससे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा होगा। किसमें? जो प्राइमरी साइड था वो 2n तक था, फिर सेकेंडरी साइड में केवल एक ही n बना। ठीक है, म्यूसिस क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड इनटू द हाफ नंबर, क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो गई। बिगन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट हार्ट इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट अंटिल प्यूबर्टी। देखिए, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं कि ये प्यूबर्टिक फेज में सारी प्रोसेस हो रही है। जब म्यूसिस फर्स्ट होती है, म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज की जो डिप्लोटीन फेज होती है, डिप्लोटीन फेज में अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, और ये फिर से कभी कंटिन्यू होती है कब? प्यूबर्टी के एज में, लगभग 12 साल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है, ओवेरियन साइकिल जब चालू होती है, तब ये डिप्लोटीन के बाद की सारी फेजेस कंटिन्यू होती हैं, और सिर्फ एक में ही होगी, सभी ओवा में नहीं होगी। जो रिलीज होने वाला एक होगा या ओवा होगा, ठीक है, उसी में ये सारी प्रोसेस होनी, एक में बस। तो ये भी कभी कभी सवाल आता है कि किस फेज में हार्ट रहता है, तो प्रोफेज या फिर प्रोफेज की डिप्लोटीन प्रावस्था में। ठीक है, प्राइमरी oocyte दैट कंटिन्यू टू डेवलप इनटू ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, however synapses occur and train form enabling chromosome crossing over occur। देखिए, सारी प्रोसेस मियोसिस की होगी, किसमें? प्राइमरी oocyte में। ये जो सिर्फ एक में प्राइमरी oocyte निकल रहा है वही मैच्योर होगा, सारी के सारे यहाँ सिनॉप्सिस बनेगा, सब कुछ मैं पढ़ा दूं। सिनॉप्सिस मतलब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्रॉस हो रहे हैं, फिर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होगा और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी। रिजल्ट इन म्यूसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte हाउ टू डेवलप इनटू द सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। जो प्राइमरी oocyte था उसमें म्यूसिस फर्स्ट की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो एक सेकेंडरी oocyte में जाएगा, और जो पोलर बॉडी है उसके पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होगा, उसके पास बस एक हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। साइज में बहुत छोटी होगी, बस उसके पास पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर ओटिड या ओवम की हम बात कर लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट द हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte इनिशिएट म्यूसिस सेकंड, इक्वेशनल डिवीजन होगा। अब n नंबर तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका है, फिर भी हमें ओवम है तो इसमें हमें क्या करना है? हमें इसके साइटोप्लाज्म को नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, तो पर जब इक्वेशनल डिवीजन है तो माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस में तो 2 सेल्स बनेगी, तो इस क्या होगा? एक और पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, पर कॉपी होगी सेम टू सेम जैसी माइटोसिस में होती है, पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन बहुत कम होगा, नहीं होगा, ना के बराबर मात्रा जाएगी पोलर बॉडी में। दिस प्रोसेस इज आल्सो हाल्टेड इन द मेटाफेज सेकंड स्टेज अंटिल फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये जो प्रोसेस है इनिशिएशन माइटोसिस म्यूसिस की, म्यूसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है, ये प्रोसेस भी हाल्ट करती है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज इक्वेशनल क्रोमोसोम मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, एक के बाद लीनियर मैनर में, उस पेज पे हाल्ट करती है। जब ये स्पर्म उसमें इंटर करता है, स्पर्म इंटर करता है, स्पर्म के इंटर करने से ही इनिशिएशन आता है, और फिर मेटाफेज प्लेट मेटाफेज के बाद की पूरी एनाफेज टीलोफेज सारी प्रोसेस कंप्लीट कब होती है? जब उसमें ओवम में एग में क्या होता है? स्पर्म इंटर करता है, इंटर करने के बाद ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है और फाइनली वो ओवम या मैच्योर एग में कन्वर्ट होता है। आप सोचिए कि 2 बार स्टोरी है, एक बार म्यूसिस फर्स्ट में, एक बार म्यूसिस सेकंड में। म्यूसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है? प्रीप्यूबर्टी एज में ही जो बच्चा था, जो एम्ब्रियो था, उसी में ये सारी फेज डिप्लोटीन प्रोफेज की डिप्लोटीन में म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था में रुकी हुई थी। उसके बाद प्यूबर्टी एज में जब चालू हुई तो एक ओवा मैच्योर हुआ और वो प्राइम म्यूसिस फर्स्ट से म्यूसिस सेकंड के मेटाफेज में आके वहां पे रुक गया। अगर मान लीजिए स्पर्म आके ओवम से मिला और जाइगोट का फॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू हुई, तभी वो एक मेटाफेज सेकंड से आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। अगर स्पर्म नहीं आया, इंडक्शन उसे नहीं मिला, तो वो एक उसी डिजेनरेट हो जाएगा मेटाफेज
सेकंड में ही, ठीक है, वो पूरी तरह पूरी मियोसिस की प्रक्रिया यहाँ कन्वर्ट नहीं हो पाई। व्हेन मियोसिस सेकंड हैज कंप्लीटेड एंड oocyte और अनदर पोलर बॉडी हैव बीन क्रिएटेड, जब स्पर्म उससे मिलेगा तो मियोसिस मेटाफेज कि आगे की सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी और डिवीजन पूरा होगा, मियोसिस सेकंड पूरी होगी और एक पोलर बॉडी और निकलेगी, ठीक है। तो जो सेकंड पोलर बॉडी निकल रही वो तभी होगी जब स्पर्म उसमें से ओवम के अंदर प्रवेश करेगा। नॉर्मली साइंटिस्ट इस प्रोसेस को ये फिजिकल इंडक्शन होता है, टच इंडक्शन होता है। नॉर्मली क्या है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको देखा, एक माइन्यूट नेडल अगर ओवम में चुभो दी तब भी वो इस डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है। इससे पता चलता है कि स्पर्म के प्रवेश करने से ही एक में या ओवम में वो सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। पोलर बॉडी, बोथ पोलर बॉडी आर डिसइंटीग्रेट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। देखिए दोनों पोलर बॉडी जो खत्म होने का इसका कोई रोल नहीं है, इसको बस जो आपका क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, उसको आधा करने का काम करती है, क्योंकि उससे साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म तो उनके पास नहीं जाता, बस 2n जो क्रोमोसोम का नंबर था उसमें से आधा उनके पास चला जाता है। लीविंग ओनली द ओटिड व्हिच आर द इवेंचुअली अंडरगो द मैच्योरेशन इन द मैच्योर ओवम, ठीक है। मैंने कहा कि फंक्शनल एक ओवा बनेगा, एक oogenesis की प्रक्रिया में सिर्फ एक ओवा बनेगा, 3 पोलर बॉडी बनती हैं, ठीक है, मैच्योर ओवा। पर कहीं कहीं आप एक चीज और देखिएगा, बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि 2 ओवा ही बनते हैं। वहां पे इसलिए कहते हैं कि जो प्राइमरी पहला पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कहते हैं कि नहीं डिवाइड करता। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि फर्स्ट जो पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड करके 2 पोलर बॉडी बना लेती है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके 2 बनाएगी और एक और जो लास्ट में बन रही है तो इस तरह 3 बन जाती है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग पोलर बॉडी इज टू डिस्कार्ड द एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट हैव रिजल्टिंग एज द कंसिक्वेंट मियोसिस। देखिए जो फंक्शन है पोलर बॉडी के फॉर्मेशन का बनने का वो क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेट है हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का वो उसके साथ चला जाता है, इसलिए जो ओवम में हैप्लॉइड नंबर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, और इससे मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इससे कंपैरिजन देख सकते हो आप, ये सारी की सारी प्रोसेस है और पूरी की पूरी कंप्लीट आप एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे इसमें स्पर्मेटोगोनिया है उसमें ओवोगोनिया है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम कॉपी है, एक दूसरे से है, बस एक चीज आपको अंतर देखेंगे, इसमें 4 मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और इसमें एक सिर्फ ओवा बनते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो कंटिन्यू होती है, वो कहीं भी उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये प्री प्यूबर्टी एज में नहीं चलती, ये मैच्योर होने के बाद प्यूबर्टी एज से चलती है, 12 से 17 साल, जब oogenesis की प्रक्रिया आधी कंप्लीट हो जाती है आपकी प्यूबर्टी मतलब एम्ब्रियो में और बाद में ये कन्वर्ट होती है प्यूबर्टी के एज में, और इस पूरी की पूरी oogenesis की प्रक्रिया तभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करे, फाइनली ओवम तभी डेवलप हो पाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो, मैंने बताया था बिफोर बर्थ भी दिखाई दे रहा है, आफ्टर बर्थ भी दिखाई दे रहा है, सारी प्रोसेस आपको इस पिक्चर से विजुअलाइज करके आप इसे समझ सकते हो। 4 फंक्शनल स्पर्मेट बन रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ओवम आपको मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से पूरी गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। चलिए, थैंक यू।